नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का डाबर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के पार्ट नंबर 9 के बारे में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 5 नंबर चैप्टर। और 5 नंबर चैप्टर जो आता है वो आता है केमिस्ट्री के अंदर। किसके अंदर आता है? केमिस्ट्री के अंदर। इसका मतलब हम बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं या कर लेंगे इस पार्ट के बाद, इस वीडियो के बाद। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर हैं। उसके बाद हम शुरू करेंगे फिजिक्स, उसमें भी शायद 4 चैप्टर। उसके बाद कुछ जैव विविधता वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, यानी पर्यावरण से संबंधित कुछ मतलब वो चैप्टर हैं, 1-2 चैप्टर। उसके बाद हमारी किताब कंप्लीट है ना। तो अभी तो हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अच्छे से मैंने 4 चैप्टर करवा दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से। एक एक पॉइंट को मैंने आपको करवाया, एक एक पॉइंट को, एक पॉइंट भी बीच में नहीं छोड़ा है। ठीक है, तो ऐसा आपको स्कूल में भी बहुत कम जगह करवाने को मिलता है, लेकिन आपको फ्री में चैनल के ऊपर मैंने करवाया है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और आप वीडियो को शेयर करेंगे। ये जो शेयर नाम है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर इसको आप शेयर करोगे ना तो आपके दोस्त भी जुड़ेंगे, उनको भी फायदा होगा और वो भी इस लॉकडाउन में फायदा उठा लेंगे। तो वो भी कुछ ना कुछ पाएंगे, जिससे वो आपको क्या है, अच्छा मतलब आशीर्वाद देंगे, अच्छी मतलब मनोकामना देंगे, जिससे आप आगे तक जाओगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज किसके बारे में पढ़ेंगे, देखिए ध्यान से समझिए इस बात को। हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में। यानी कहने का मतलब रक्तदान क्या होता है वो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था। रक्तदान क्या है, रक्तदान की आवश्यकता क्यों पड़ती है ये भी मैंने बताया था। रक्तदान किस प्रकार से किया जाता है वो प्रक्रिया भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो पिछला जो चैप्टर था पिछला जो पार्ट था उसमें ये सारी बातें मैंने बता दी थी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सावधानियां हम बरतें जिससे कि हमें रक्तदान करने में कोई दिक्कत न हो। चलिए, सबसे पहली सावधानी कि दाता एवं रोगी का जो रक्त है उसके एबीओ रक्त समूह का मिलान करना। एबीओ रक्त समूह का मतलब होता है उसका ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या फिर ओ है, इसको कहा जाता है एबीओ तंत्र। क्या कहा जाता है? एबीओ तंत्र कहा जाता है। तो किसी भी व्यक्ति का हम क्या करते हैं, खून लेते हैं या फिर खून देते हैं, तो एक दूसरे व्यक्ति में इस आदान प्रदान करते हैं ना खून का। तो क्या करना चाहिए, उसके एबीओ रक्त समूह जो है ना, एबीओ तंत्र है, उसका मिलान कर लेना चाहिए। ए वाले व्यक्ति में ए का चढ़ाना चाहिए, बी वाले व्यक्ति में बी का चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से मतलब क्या है, उसका मिलान कर लेना चाहिए। ये पहली सावधानी है। दूसरा है कि दाता के रक्त में रोग कारक या फिर हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना चाहिए। कि कोई व्यक्ति है वो जो खून दे रहा है वो खुद रोगी तो नहीं है, उसमें कोई रोग कारक तो नहीं है या फिर कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। इसकी जो तीसरी सावधानी वो है कि दोनों के जो रक्त में आरएच कारक है उसका भी मिलान करना चाहिए। मैंने आपको पीछे एक वीडियो में बताया था कि आपने एबीओ रक्त समूह का तो मिलान कर लिया, लेकिन अगर आपने आरएच कारक का मिलान नहीं किया तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है रक्त समूहन विधि के द्वारा। अगर आपको याद है तो ये सारी बातें मैंने बताई थी। ठीक है ना, चलिए, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों के रक्त समूह में जो आरएच कारक है उसका भी मिलान कर लेना चाहिए। ये बात भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद परिस्थितित भंडारण करना चाहिए। यानी संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया, यानी संग्रहित रक्त का मतलब होता है संग्रह किया गया रक्त, यानी इकट्ठा किया गया रक्त। उसकी लगभग सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका क्या करना चाहिए, परिस्थितित भंडारण करना चाहिए। परिस्थितित भंडारण का मतलब उसको ठंडी जगह पर छोड़ना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद है कि किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषण से बचाना चाहिए। यानी जो हमारा रक्त है उसको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। जो रक्त हमने निकाला है ना उसको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। नेक्स्ट है कि संग्रहण तथा आधान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही होना चाहिए। यानी संग्रहण का मतलब निकालना, आधान का मतलब चढ़ाना, ये दोनों के जो दोनों कार्य है ना ये डॉक्टर की निगरानी में होनी चाहिए। ये नहीं है कि मतलब किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, किसी व्यक्ति से खून निकाल लिया, ऐसे नहीं। डॉक्टर की निगरानी में ये काम करवाना चाहिए जिससे कि उसको कोई दिक्कत न हो। ठीक है, ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये सावधानियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये सारी बातें बिल्कुल सिंपल बातें जो आप सभी को भी पता है। इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना, इन सभी बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि रक्तदान के दौरान
बरती गई असावधानियों के कारण कौन कौन से रोग या फिर संक्रमण हो सकते हैं। यानी हमने रक्तदान किया, यानी एक व्यक्ति का रक्त निकाला, दूसरे व्यक्ति के चढ़ा दिया, उस समय हमने कुछ असावधानियां बरत ली। क्या कर ली? कुछ असावधानियां बरत ली, यानी सावधानी नहीं बरती, असावधानी बरत ली, तो हमारे कौन कौन से रोग हो सकते हैं या फिर कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं, इसकी बात हमें करनी है। तो पहला है HIV-1 और HIV-2 का संक्रमण होना। HIV आप जानते ही हो, एड्स जिसको बोलते हैं। HIV-1 और HIV-2 का क्या होता है? संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके साथ साथ HTLV-1 और HTLV-2 का संक्रमण होना। ये HTLV क्या है इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे अच्छे से, HTLV के बारे में। लेकिन आप समझो इस बात को कि अगर किसी व्यक्ति का रक्तदान करवा रहे हैं तो हमने कुछ असावधानियां बरत ली। असावधानियां बरतने से कौन कौन से रोग उत्पन्न हो सकते हैं? तो पहला HIV-1 और HIV-2 है, दूसरा है HTLV फर्स्ट और HTLV सेकंड, ठीक है। उसके बाद है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का संक्रमण। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का जो संक्रमण है वो भी हो सकता है। और एक ये जो नाम है ये बहुत टफ नाम है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्वेत्ज़ेल्टफेल्टर, क्वेत्ज़ेल्टफेल्टर, ठीक है ना, क्वेत्ज़ेल्टफेल्टर, ठीक है। थोड़ा सा नाम अटपटा है, इसको आप जैकब रोग भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? जैकब रोग। यानी जो जैकब रोग है वो किसके द्वारा हो सकता है? रक्तदान के दौरान की गई असावधानी के द्वारा हो सकता है जैकब रोग। ये सारे रोगों के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके 2 अंक का आएगा। कितने अंक का आएगा? 2 अंक का, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक नोट में इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। HIV का पूरा नाम, HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ये HIV का पूरा नाम है। HTLV का पूरा नाम है ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस। ह्यूमन टी लिम्फोट्रोफिक वायरस, ठीक है ना। ये बात पे आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक बार में 1 यूनिट खून, यानी 1 यूनिट में कितना खून होता है? 350 मिलीलीटर। कितना होता है? 350 मिलीलीटर रक्त है वो ही दान किया जा सकता है। यानी आप कोई व्यक्ति का खून ले रहे हो तो ये नहीं है कि उसका एक साथ ही मतलब 5 पॉइंट खून निकाल लिया, नहीं, एक टाइम में सिर्फ आप 1 यूनिट खून ही निकाल सकते हो। कितना यूनिट खून निकाल सकते हो? 1 यूनिट खून ही निकाल सकते हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक साथ आप एक व्यक्ति का 1 यूनिट खून ही निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते। और 1 यूनिट में कितना मिलीलीटर होता है? 350 मिलीलीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी अच्छे से। और इसके साथ साथ ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति वो इस मात्रा की पूर्ति 24 घंटे में कर लेता है। जो आपने 1 यूनिट खून लिया है ना, उसकी अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो 24 घंटे में उसकी क्या कर लेगा? पूर्ति कर लेगा। 24 घंटे में उसकी पूर्ति कर लेता है वापस, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक मैंने आपको करवाया है रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं। उसके बाद मैंने आपको करवाया कि असावधानियां बरतने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ये बात मैंने आपको करवाई। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने करवाया HIV और HTLV का पूरा नाम क्या है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है मनुष्य में रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के अनुप्रयोग। यानी जो मनुष्य होता है उसमें जो रुधिर वर्ग होता है, यानी ABO, ये जो है ना ABO, ये जो 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, तो इनकी आनुवंशिकता से संबंधित क्या मतलब अनुप्रयोग होते हैं, इनकी जो आनुवंशिकता होती है उसके क्या अनुप्रयोग होते हैं, ये बात हमें पढ़नी है। यानी ये जो रुधिर वर्ग है ये किस प्रकार से काम आ सकता है। सबसे पहले देखिए पितृकता संबंधी विवादों को हल करने में। अब ये पितृकता संबंधी हल कैसे होते हैं? जैसे मान लो कोई बच्चा है, ये ठीक है, एक पति पत्नी का जोड़ा ये है और एक पति पत्नी का जोड़ा ये है, 2 पति पत्नी के जोड़े हैं ये, ठीक है। और ये कोई बच्चा है, तो ये पति पत्नी का जोड़ा तो कह रहा है कि ये बच्चा मेरा है और ये कह रहा है कि ये बच्चा मेरा है। अब आप बता दोगे ये किसका बच्चा है? नहीं बता सकते। अगर हम इसका क्या कर लें, हम इसका ब्लड ग्रुप देख लें। क्या देख लें? ब्लड ग्रुप देख लें। तो ब्लड ग्रुप के थ्रू या फिर ब्लड ग्रुप के जरिए हम क्या कर सकते हैं? इस विवाद को हम सुलझा सकते हैं। अगर इस विवाद को हमें सुलझाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ेगा और ब्लड ग्रुप के जरिए इसको क्या कर सकते हैं? सुलझा सकते हैं। इसे ही कहा जाता है पितृकता संबंधी विवाद। क्या कहा जाता है? पितृकता संबंधी विवाद कहा जाता है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखोगे। अच्छा आगे बढ़िए। फिर सफल रक्तदान करवाने में
सही रक्तदान करवाने में एबीओ रक्त तंत्र काम आता है, क्योंकि उसका मिलान करना पड़ता है। दूसरा है नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता के उपचार में, यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनके अंदर जो रुधिर लयनता आ जाती है, रुधिर लयनता का मतलब रुधिर की कमी आना, खून की कमी आना, तो छोटे बच्चों में रुधिर की कमी आ जाती है, तो उसके उपचार में भी किसका उपयोग होता है, इसी एबीओ तंत्र का उपयोग होता है। उसके बाद आनुवांशिक रोगों जैसे हीमोफीलिया आदि के उपचार में भी इस एबीओ तंत्र का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये कुछ अनुप्रयोग है जो आपको ध्यान रखने अच्छे से, ठीक है ना, ये बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आनुवांशिक रोगों के कुछ उपचार हैं, वो भी किसके से हो सकते हैं, इस एबीओ तंत्र से हो सकते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर बात आती है पितृत्वता संबंधी विवादों को हल कैसे किया जाता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझना है कि ये पितृत्वता संबंधी विवाद कैसे हल किए जा सकते हैं, और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो आपको अच्छे से समझना है। तो अभी तक मैंने आपको क्या करवाया, रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं, उसके बाद असावधानियों से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उसके बाद HIV STLV का पूरा नाम मैंने आपको करवाया, उसके बाद मैंने आपको करवाया कि ये जो रुधिर वर्ग होता है इसका आनुवंशिकता के क्या प्रयोग हैं, रुधिर वर्ग की जो आनुवंशिकता होती है उसके क्या क्या प्रयोग होते हैं, वो बात मैंने आपको बताई। अब हम यहां से बात करते हैं पितृत्वता संबंधी विवादों को हल करने में किस प्रकार से रुधिर वर्ग का उपयोग होता है। देखिए एक क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक शिशु जिसका रुधिर वर्ग O है, समझो इस बात को अच्छे से, एक शिशु है जिसका रुधिर वर्ग कैसा है, O है, जिस पर दो दंपति अपना अधिकार बता रहे हैं। दो दंपति का मतलब दो पति पत्नी हैं, अलग अलग से पति पत्नी के दो जोड़े हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, अपना अपना अधिकार बता रहे हैं। एक कह रहा है मेरा है, एक कह रहा है मेरा है। प्रथम दंपति में पुरुष का जो रुधिर वर्ग है वो क्या है, A है, और उसका जीन इस प्रकार का है, और पत्नी का रुधिर वर्ग क्या है, AB है, और उसका जीन प्रारूप ये है। तथा दूसरे दंपति में पुरुष का रुधिर वर्ग तो O है, जिसका ये जीन प्रारूप है, और पत्नी का जो रुधिर वर्ग है वो क्या है, A है, जिसका जीन प्रारूप ये है। तो उपयुक्त आरेख चित्र की सहायता से शिशु के वास्तविक माता पिता कौन है ये बताइए, पहला दंपति है या फिर दूसरा दंपति है। चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट मैं आपको बना रहा हूं यहां, और सेकंड मैं आपको यहां पर बना के बताऊंगा। देखिए फर्स्ट दंपति में एक तो पुरुष है, एक तो क्या है पुरुष, और एक क्या है स्त्री, ठीक है। तो फर्स्ट जो दंपति है, फर्स्ट दंपति यानी ये फर्स्ट दंपति, प्रथम दंपति, उसमें पुरुष का रुधिर वर्ग कैसा है, A प्रकार का है, और उसका जीन प्रारूप क्या है, उसका जीन प्रारूप है ये वाला। तो ये जीन प्रारूप आप यहां पर लिख लो, I A और I लिख लिया आपने, बिल्कुल। और पत्नी का रुधिर वर्ग क्या है, AB है, लेकिन उसका जीन प्रारूप आपको लिखना है। जीन प्रारूप क्या है उसका, I A I B, ये आपने इसका जीन प्रारूप लिख लिया, ठीक है। फिर देखा है दूसरे दंपति में पुरुष का, अब यहां पर मैं सेकंड बना रहा हूं, अब मैं यहां पर सेकंड बना रहा हूं, सेकंड में ये पुरुष आ गया, ये स्त्री आ गई, ठीक है। तो पुरुष का रुधिर वर्ग कैसा है, पुरुष का रुधिर वर्ग O है। O को हम किस प्रकार से लिखेंगे, डबल I से लिखेंगे, छोटे डबल I से, स्मॉल लेटर के I से लिख दिया। अच्छा स्त्री का क्या है, स्त्री का वर्ग है A, और A को हम किस जीन से लिखेंगे, इस जीन से लिखेंगे, ठीक है ना, IA और I से। यहां तक कोई तकलीफ, मैंने लिखा है अच्छे से देख के लिख लिया। अब इनका आपस में क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो। कैसे, देखिए पहले इसकी क्रिया इसके साथ करवा दो, करवा दी तो क्या बना, IA बना, यही तो बना, बिल्कुल। फिर आपको क्या करवाना है, इस IA की क्रिया इस IB के साथ करवानी है, करवा दो, IB करवा दी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको इसी प्रकार से इस छोटे वाले I की क्रिया इस IA से करवानी है, करवा दो। पहले IA बड़ा आ गया, फिर छोटा I आ गया, अभी इसकी और इसकी करवाएंगे तो यही तो आएगा यहां पर, बिल्कुल। फिर इस छोटे I के आप इसके साथ और करवा दो, B के साथ, तो क्या बनेगा, IB और छोटा I, यही तो बनेगा। अब इसका रुधिर वर्ग देखो, ये जो जीन प्रारूप है ये किसका है, ये जीन प्रारूप A का है, किसका है, A का। मैंने आपको जीन प्रारूप बताए थे पीछे अच्छे से, अगर आपको याद है तो ये सारी चीजें काम आने वाली हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो ये एक रुधिर वर्ग हो गया, ये किसका हो गया, A और B दोनों है, तो इसका मतलब ये AB का हो गया, ठीक है। और ये किसका है, देखो A बड़ा है तो इसका मतलब, और एक छोटा I है, इसका मतलब ये किस प्रकार का है, A प्रकार का।
इसमें देखो यहाँ पर बी है, यहाँ पर छोटा आई है, तो छोटे आई का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर बी क्या होगा, इसका रुधिर वर्ग हो जाएगा। ये जीन प्रारूप मैंने आपको बता रखा है पीछे, अगर आपको याद है तो एक सारणी बताई थी मैंने आपको, उस सारणी के आधार पर ये मैंने करवाया है। ठीक है, अब ये बात तो हो गई प्रथम दंपति की। ठीक है, इसमें इस प्रकार की संतान पैदा हो सकती है, ए प्रकार की संतान पैदा हो सकती है, ए बी प्रकार की पैदा हो सकती है, ए प्रकार की हो सकती है, बी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इनकी करवा के देखते हैं। इसकी क्रिया मैंने इसके साथ करवा दी, तो क्या बना, आई ए बड़ा और आई छोटा। फिर इस छोटे वाले आई की क्रिया इस आई के साथ और करवा दी, दोनों छोटे आई हो गए, स्मॉल लेटर के आई। उसके बाद इस वाले आई की क्रिया मैंने इसके साथ करवा दी, तो आई ए और आई बना। फिर इस वाले छोटे वाली क्रिया मैंने इस छोटे वाले से करवा दी, तो आई आई। अब देखिए इसको हम बोलेंगे ए प्रकार का रक्त, इसको हम बोलेंगे ओ प्रकार का रक्त। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर क्या दे रखा है, ओ का दे रखा है ना, आई आई। इसी प्रकार से इसको हम बोलेंगे ए प्रकार का, और इसको हम क्या बोलेंगे, ओ प्रकार का। अब देखो ध्यान से, वो जो शिशु था उसका रुधिर वर्ग कैसा था, उस शिशु का रुधिर वर्ग था ओ प्रकार का। कैसा था, ओ प्रकार का था। अब ओ कौन से प्राप्त हो सकता है, ओ इससे प्राप्त हो सकता है। तो यही क्या है, उसके वास्तविक माता पिता हैं। ये क्या है, वास्तविक माता पिता हैं। ठीक है, वास्तविक माता पिता ये वाले हैं। तो ये क्या है, झूठ बोल रहे हैं, तो आपने पता लगा लिया। तो इस प्रकार से आप विवाद को क्या कर सकते हो, सुलझा सकते हो। ठीक है ना, इस प्रकार से विवाद को सुलझा सकते हो। और उम्मीद कर सकते हो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन दे, इसमें आपको रुधिर वर्ग बदल के दे देगा, लेकिन साथ में आपको जीन प्रारूप देगा, साथ में आपको क्या देगा, जीन प्रारूप देगा। तो इसका अच्छे से आप ध्यान रखोगे और अच्छे से इसको क्या है आप कर दोगे। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम चर्चा करते हैं अंगदान और देहदान के बारे में। अंगदान और देहदान क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, तो आप अच्छे से समझोगे इस बात को। अंगदान या फिर देहदान क्या है, देखिए, जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, जीवित या मृत व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई अंगदान करना अंगदान कहलाता है। कोई जीवित व्यक्ति हो या फिर कोई मृत व्यक्ति हो, वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना अंगदान कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं अंगदान। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, देहदान या फिर अंगदान के प्रमुख कारण क्या होते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण देखो। देहदान प्रमुख रूप से 2 कारणों से किया जाता है। पहला कारण, मृत देह से अंग निकालकर जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपित किए जाते हैं। यानी जो व्यक्ति मर गया उससे क्या है, कुछ अंग निकाल लिए जाएंगे और वो अंग जरूरतमंद लोगों को क्या कर दिए जाएंगे, प्रत्यारोपित कर दिए जाएंगे। सामान्यतः अंगदान ऐसे मृत व्यक्ति से किया जाता है जिसकी दिमागी मृत्यु हुई हो। यानी कहने का मतलब उसके कोई रोग नहीं होना चाहिए, जो व्यक्ति मरा है उसके किसी भी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति के रोग है तो उसका क्या नहीं लेते हैं, अंगदान नहीं किया जाता है, अंग उससे नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे मामलों से मृत व्यक्ति का दिमाग पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन शरीर के अन्य कार्य क्या है, अन्य अंग जो वो कार्य करते रहते हैं। ऐसी देह से हृदय, यकृत, गुर्दे आदि अंग अन्य व्यक्तियों में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। जो व्यक्ति दिमागी मृत्यु मरता है, यानी दिमागी मृत्यु जिस व्यक्ति की होती है, तो उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन अन्य जो अंग है ना वो काम करते रहते हैं, और वो अंग है ना, काम करने वाले अंग वो किसी दूसरे व्यक्ति के लगा दिए जाते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से जो व्यक्ति मतलब मर गया है तो उसका हम क्या है, दूसरे व्यक्ति के जरूरतमंद लोगों के क्या कर देते हैं, अंग लगा देते हैं। एक तो ये कारण होता है किसी जरूरतमंद को देना। दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण होता है कि चिकित्सीय शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी मृत देह पर प्रशिक्षण प्राप्त करके बेहतरीन चिकित्सक बनते हैं। यानी जो डॉक्टर बनने के लिए जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, यानी जो MBBS वगैरह जो करते हैं ना, तो वो जो बच्चे होते हैं वो मरी हुई देह के ऊपर, मरे हुए व्यक्ति के ऊपर क्या करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, और प्रशिक्षण प्राप्त करके वो बेहतरीन डॉक्टर भी बनते हैं। ठीक है, तो कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जो बच्चों को सौंप दी जाती हैं, और बच्चे उसमें से क्या करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, उसके ऊपर खोज वगैरह करते हैं, तो उससे क्या है, उसको कुछ सीखने को मिलता है और वो बेहतर डॉक्टर बनते हैं। यही 2 कारण हैं जिसकी वजह से देहदान किया जाता है। यही 2 कारण है जिसकी वजह से देहदान किया जाता है। अन्यथा यह नहीं है कि ये देहदान करने पर कोई मतलब वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, उससे पैसे बरसने लगेंगे, नहीं। वो किसी जरूरतमंद को दिया जाता है अंग, या फिर कोई मतलब डॉक्टर मतलब अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, अच्छा डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो उसके ऊपर प्रशिक्षण करने के लिए उस डॉक्टर को या फिर उस बच्चे को दे दिया जाता है। ठीक है, मर्त शरीर, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
अब एक बात मैं आपको नोट में बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ध्यान से समझोगे कि भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त का दिन अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। भारत की जो सरकार है वो 13 अगस्त का जो दिन है ना, 13 अगस्त का दिन वो अंगदान दिवस के रूप में मनाती है। ये बात आप ध्यान रखोगे। सॉरी, आगे है 90 वर्ष की उम्र में कोर्निया दान करके कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 2 लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया था। 90 वर्ष की उम्र में जो कोर्निया दान किया था, किसने किया था? कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था और 2 लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया था। अच्छा, कोर्निया दान करके 2 लोगों की जिंदगी उजाला कैसे भर दिया था? क्योंकि उनके 2 कोर्निया थे और एक कोर्निया लगा दिया अलग अलग व्यक्तियों के। अब व्यक्ति एक कोर्निया से भी तो देख सकता है, बिल्कुल अच्छे से देख सकता है। तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने 90 वर्ष की उम्र में कोर्निया दान कर दिया था अपना, और कोर्निया दान करके 2 लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया था। ठीक है, उसके बाद है कि मृत्यु के 6 से 8 घंटों के भीतर देह को नेत्रदान के लिए काम में लिया जा सकता है। यानी कोई भी शरीर होता है, अगर वो 8 से 6 घंटों के भीतर मरा है तो उससे हम नेत्र निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति के काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि साहित्यकार डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु और प्रसिद्ध समाजसेवी श्री नाना देशमुख आदि की देह उनकी इच्छा अनुसार मृत्यु के बाद दान कर दी गई। यानी जब साहित्यकार जो डॉक्टर विष्णु प्रभाकर थे, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु थे, है ना, प्रसिद्ध समाजसेवी श्री नाना देशमुख थे, इनकी देह को, इनके शरीर को इनकी इच्छा के अनुसार मरने के बाद में दान कर दी गई थी। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि साध्वी रितंभरा तथा क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी मृत्यु के बाद देहदान की घोषणा की है कि जब साध्वी रितंभरा और गौतम गंभीर की जब मृत्यु होगी, कभी भी हो, हम ये नहीं कहते कि आज ही वो मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन कभी भी वो 100 साल 200 साल बाद में कभी भी मरे, कभी भी उनकी मृत्यु हो, तो उनको क्या है, उनको वो अपनी देहदान करेंगे। तो ये बहुत बड़ा कदम है। ये जो कदम है ना, ये कोई मतलब बड़ा जिगर वाला ही उठा सकता है ना। तो साध्वी रितंभरा और गौतम गंभीर इसके बहुत अनूठे उदाहरण है ना। भारतीय क्रिकेटर तो गौतम गंभीर, वो तो बहुत जाने माने प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने अपना देह दान करने की घोषणा की है मृत्यु के बाद। तो ये करना चाहिए किसी व्यक्ति को, अगर हमारा अंग काम आता है मरने के बाद, या ये तो है नहीं कि हम मरने के बाद उसको साथ में लेके कुछ काम में लेंगे, काम तो कुछ आना नहीं है, तो किसी व्यक्ति के अगर काम आए तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप भी सक्सेसफुल आदमी बन जाओ तो आप इस कदम को उठा सकते हो। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री की ओर बढ़ने वाले हैं। अब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो अच्छे से आपको ये जितने भी चैप्टर मैंने करवाए हैं उनको अच्छे से पढ़ना है, एक बार फिर से जी लगा के दमदार तरीके से पढ़ना है। पूरी साइंस में आपको करवा रहा हूं, बस आप अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, उनको बता दीजिए कि इस प्रकार से क्लास चल रही है और रोजाना क्लास लीजिए। गारंटी लेता हूं आपके 90% से ऊपर नंबर आएंगे। मैं आपसे दावा करता हूं 90% से ऊपर नंबर आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो। ठीक है, ये मैं आपसे दावा करता हूं। एक बार आप क्लास को अच्छे से देख लो। अब हमारी बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम केमिस्ट्री की तरफ चलेंगे। बायोलॉजी में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, फिर से बता दूंगा, अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, केमिस्ट्री की क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।